माननीय सभापति महोदय, आपने आज मुझे मांग संख्या 42 उद्योग और मांग संख्या 23 श्रम एवं रोजगार पर बोलने का अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हिंदुस्तान की पुरातन संस्कृति को, जिसने मौर्य और द्रविड़ वंश से शुरू होकर हजारों वर्षों से, चाहे वो गजनी वंश हो, चाहे गौरी वंश हो, चाहे खिलजी वंश हो, चाहे बाबर हुमायूं हो, उसके बाद में औरंगजेब का काला इतिहास रहा हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर लगभग 150 वर्षों तक आधिपत्य किया और उसके बाद में धीरे धीरे हिंदुस्तान की जनता में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक अहिंसात्मक आंदोलन की वजह से और सरदार पटेल साहब जैसे लौह पुरुष की वजह से 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और उस आज़ादी के समय भारत पाकिस्तान का वो विभाजन 1962 में, 1965 में युद्ध, उसके बाद में 1975 का आपातकाल, 84 के सिख दंगे और 1992 में बाबरी ढांचे को ढाकर धीरे धीरे ये हिंदुस्तान आज जिस स्थिति में पहुंचा है, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के सपने से लेकर आज इस समय केंद्र में मोदी जी की चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, ये हिंदुस्तान निरंतर अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण ऐतिहासिक सफलताओं को पार करते हुए 21वीं सदी में एक बार पुनः उस छोर पर खड़ा है जहां विवेकानंद जी की कल्पना थी कि ये देश पुनः विश्व में विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। और आज उसी की बदौलत कांग्रेस के 60 वर्षों के शासन के बाद जिस तरीके से पिछले 6 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार लगातार व्यक्तिगत योजनाओं के माध्यम से आम गरीब जनता को फायदा दे रही है, इसलिए आज विश्व में अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में हिंदुस्तान स्थापित हो रहा है और इसमें नरेंद्र मोदी विश्व में सबसे बड़े नेताओं में उभर रहे हैं। ये सिर्फ मोदी जी का सम्मान नहीं, बल्कि इस देश की 130 करोड़ जनता का सम्मान और इस राजस्थान प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का सम्मान है। कृषि प्रधान राष्ट्र होने के नाते और प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से प्रदेश के किसानों की हालत कोई हमसे छुपी हुई नहीं है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई, प्राकृतिक आपदाएं आई, उसको देखते हुए हम सबका ये फर्ज बनता है कि किसानों के आंसू पहुंचे जाए। और आज जिस तरह के प्रदेश के हालात हैं, राज्य सरकार की संवेदनहीनता के कारण, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे व्यापारी भी क्यों नहीं हो, खून के आंसू रो रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योग, जिसमें सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, नमक उद्योग, कांच उद्योग, मेहंदी उद्योग, ईंट भट्टा उद्योग, इस तरीके के प्रमुख उद्योग। सीमेंट उद्योग के बारे में बताऊंगा कि सर्वप्रथम 1915 में लाखेरी बूंदी में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई और जिस सीमेंट उद्योग के प्रमुख रूप से बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बेड़ा, मंगलम सीमेंट मोडक कोटा, जेके वाइट सीमेंट गौटन, श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर, बांगड़ सीमेंट लिमिटेड रास, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड राबड़ियावास, निर्मेक सीमेंट लिमिटेड निम्बोल। सूती वस्त्र उद्योग के अंदर अगर देखा जाए, सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना ब्यावर शहर में 1889 में कृष्णा मिल्स लिमिटेड नाम की कंपनी से हुई और ये निजी क्षेत्र में स्थापित हुई। 1906 में उसी ब्यावर शहर में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड और 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड की स्थापना हुई। चीनी मिलों में अगर देखा जाए, सर्वप्रथम प्रदेश के अंदर 1932 में मेवाड़ चीनी मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़ निजी क्षेत्र में स्थापना हुई। 1938 में गंगानगर चीनी मिल्स की स्थापना उत्पादन 1946 में प्रारंभ हुआ और जुलाई 1956 से ये सार्वजनिक क्षेत्र में निरंतर रूप से काम कर रही है। राजस्थान के गठन के समय 11 वृहद उद्योग, 7 सूती वस्त्र उद्योग, 2 सीमेंट व चीनी उद्योग और 207 पंजीकृत फैक्ट्रियां थी। वर्ष 1978 में केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। वर्तमान में राज्य में 36 जिला उद्योग केंद्र व 8 उपकेंद्र हैं। राज्य में सर्वाधिक खनन पट्टे संगमरमर के हैं।
अगर राजस्थान में औद्योगिक विकास के प्रयास की नज़र अगर देखी जाए, उस पर दृष्टि डाली जाए, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पिछली भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार को, वसुंधरा जी की सरकार को, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में से बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए, बहुत से ऐसे सेमिनार आयोजित किए जिसकी वजह से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिली। मैं निवेदन करना चाहूँगा, रिसर्जेंट राजस्थान सम्मेलन का औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 19 और 20 नवंबर 2015 को सम्मेलन आयोजित किया गया। मैं निवेदन करना चाहूँगा ई गवर्नेंस IT नीति 2015 के उससे सेमिनार की, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नवीन सूचना प्रौद्योगिकी नीति 5 नवंबर 2015 जारी की। राजस्थान स्टार्टअप उत्सव राज्य के छात्रों, युवाओं, निवेशकों के स्टार्टअप समुदाय प्रदान करने के लिए जयपुर में 2 दिवसीय स्टार्टअप उत्सव 9 से 10 अक्टूबर 2015 को मनाया गया। टेक्सटाइल पार्क योजना भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की प्रमुख योजना स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का संचालन राज्य में किया जा रहा है। योजना में टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना हेतु लागत का 40% अथवा अधिकतम 40,000 की सहायता का प्रावधान है और वर्तमान में राज्य में 6 टेक्सटाइल पार्क हैं। स्टार्टअप पॉलिसी जारी तत्कालीन राज्य सरकार ने 9 अक्टूबर 2015 को ऐसे युवा उद्यमों को जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए राजस्थान द्वारा ये पॉलिसी जारी करने वाला पूरे हिंदुस्तान का 5वां राज्य बना और उत्तरी भारत का पहला राज्य बना था। आई स्टार्ट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी द्वारा 18 अगस्त 2017 को प्रारंभ किया गया। राजस्थान डिजी फेस्ट सेमिनार 2017 डिजिटल क्रांति के बढ़ते कदमों को जन जन तक पहुंचाने एवं नव प्रतिभाओं के नवाचारों से अधिक समृद्ध बनाने की मंशा से 17-18 अगस्त 2017 को इसका आयोजन किया गया। वुडन हैंडीक्राफ्ट का संवर्धन संरक्षण, इसको भी जोधपुर में प्रारंभ किया गया। राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक नीतियों के बारे में अगर विचार विमर्श किया जाए, दृष्टि डाली जाए, तो राजस्थान सरकार ने उद्योगों के विकास है तो अब तक 4 औद्योगिक नीतियां पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत के समय घोषित की गई थी। प्रथम 24 जून 1978, द्वितीय दिसंबर 1990 में घोषित और अप्रैल 1991 में लागू, तृतीय 15 जून 1994, चतुर्थ 4 जून 1998। इसके अलावा भी समय समय पर प्रमुख रूप से औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीतियां जारी की गई थी। राजस्थान के औद्योगिक विकास हेतु कार्यरत प्रमुख संस्थाओं के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँगा, तो रिको जो आज हमारे प्रदेश में, आज हमारे देश में प्रमुखता से काम करता है, इस रिको की स्थापना के बारे में बताना चाहता हूँ कि राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम की स्थापना 28 मार्च 1969 को हुई। बाद में नवंबर 1979 में इसका विभाजन कर राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम बनाया गया। जनवरी 1980 में रिको की स्थापना हुई और वर्तमान में राज्य में 330 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र संचालित किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के हित में नहीं है। सरकार द्वारा जो नीतियां घोषित की जाती है उसमें कई खामियां हैं, उनको सुधारने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा 3 साल तक लाइसेंस नहीं लेने की जो घोषणा की गई है, लेकिन उसमें GST एवं प्रदूषण NOC नहीं लेने की प्रक्रिया है, उसमें भी बदलाव की जरूरत है। लैंड कन्वर्जन को आसान बनाए जाने की बात कही जाती है, लेकिन उसमें कई तरह की पाबंदियां डाल दी जाती है। खनन उद्योग में 9 टन लदान को हटाते हुए नई खनन नीति बनाई जाए, जिससे खनन उद्योग को रॉयल्टी में छूट दी जाए। वर्तमान में कोटा स्टोन उद्योग बुरी तरह से मंदी के दौर से गुजर रहा है, अतः इस उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार को इस उद्योग के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए एवं इसके रुग्ण इकाई घोषित की जानी चाहिए। साथ ही कोटा स्टोन को अधिक से अधिक सरकारी कार्यालयों में लगाए जाने से उपयोग में लिया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अंतिम 1 मिनट में मेरे क्षेत्र की समस्याओं की बात करूंगा। क्या जिस उद्योग की मांग पर हो रही है, विधानसभा क्षेत्र जेताड़ में स्थित उद्योगों में होने वाले प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाए जाने के लिए भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय विराजमान है। मेरे क्षेत्र में सीमेंट के बड़े बड़े प्लांट हैं, स्टोन क्रेशर भी है, ईंट भट्टे के वो भी हैं, और उनकी वजह से प्रदूषण की समस्या हमारे क्षेत्र में बहुत है। वहाँ वायु प्रदूषण भी होता है और प्रदूषण हमारे वहाँ होता है, लेकिन मुआवजा मेरे विधानसभा क्षेत्र के अलग क्षेत्र को दिया जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि प्रदूषण की समस्या से ग्रसित मेरे क्षेत्र के इलाके के किसानों को, मजदूरों को, उनको मुआवजा दिया जाए। विधानसभा क्षेत्र जेताड़ में संचालित उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों को ही रोजगार दिए जाने की आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इससे पहले भी बहुत से मान्य सदस्यों ने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में 75%, 70% जो युवाओं को रोजगार देने की स्कीम तत्कालीन इन राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा कड़ा कानून लाया जाए जो जिस क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो, उस उद्योग के अंदर वहां के लोकल जो खनन प्रभावित क्षेत्र हैं, चाहे जिस क्षेत्र में उद्योग लगा हुआ है, वहां के रोजगार उसी व्यक्ति को मिले, ऐसा आपसे निवेदन करना चाहूंगा। और अगर आपने समय रहते इस पर कानून नहीं बनाया, आने वाले समय में जो युवाओं का आक्रोश है वो आपकी सरकार को झेलना पड़ेगा और उसकी बहुत
निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको देखना पड़ेगा कि युवाओं में कितना आक्रोश है। और छगन सिंह राजपूत स्थानीय उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, वेतन सुविधाओं के साथ साथ वेज बोर्ड का गठन किए जाने की भी आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि जो श्रमिक, जो मजदूर, जो युवा उस क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, उस उद्योग के अंदर काम करते हैं, उसके अंदर वेज बोर्ड का गठन किए जाने की आवश्यकता है ताकि उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा पर उसके सुविधाओं का ध्यान रखा जा सकता है। उद्योगों से प्राप्त टैक्स को संबंधित विधानसभा क्षेत्र में ही आवश्यक विकास कार्यों। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाए। सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाए। सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया गया। माननीय सभापति महोदय, अंतिम 1 मिनट में मेरी बात को खत्म करूंगा। मैं निवेदन कर रहा था कि उद्योगों से प्राप्त टैक्स जो डीएमएफटी फंड के अंतर्गत जो जिला मुख्यालय पर जमा होता है, मेरी विधानसभा क्षेत्र का लगभग 200 करोड़ रुपए का टैक्स आज भी पाली जिले के अंदर जमा होता है। इसलिए अंतिम 1 मिनट बात खत्म करूंगा माननीय सभापति महोदय। और पिछले 14 महीने में जब से आपकी सरकार बनी है, हमारी पिछली वसुंधरा जी की सरकार ने एक नया प्रारूप बनाकर इस टैक्स को जैतारण विधानसभा क्षेत्र के साथ में जो खनन प्रभावित क्षेत्र है उसमें भी खर्च करने का प्रयास किया था। आपसे निवेदन है कि उसको डीएमएफटी का जो पैसा है वो उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाए। और श्रम और रोजगार के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि जिला मुख्यालय पर जो श्रमिक कार्ड बनाए जाते हैं, उनको श्रमिक कार्ड बनाए जाने का उपखंड स्तर पर अगर आप प्रयास करेंगे, माननीय श्रम मंत्री से निवेदन करूंगा, और उसमें जो खामियां हैं उनमें भी सरलीकरण किया जाए और जो शुभ शक्ति योजना उसका भी लाभ दिया जाए। प्रदेश में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी है उसको बढ़ाए जाने का भी आप प्रयास करें। विधानसभा क्षेत्र जैतारण में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाए जाने के लिए प्रशिक्षण शिविर केंद्र खोलने की आपसे निवेदन करता हूं। और प्रदेश में कुशल एवं अकुशल श्रमिकों, उनके परिवारों को शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पेयजल सहित अन्य आवश्यक सुख सुविधा उपलब्ध करवाने की आपसे निवेदन करता हूं। और अंतिम रूप से बाल श्रम कानून का कठोरता से पालन कराए जाने की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इन प्रमुख दो मामलों पर जो बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।